बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान में इस वक्त बड़े अजीब व गरीब किस्म के हालात हैं और सबसे पहला सवाल ये है कि हम जहाँ भी जाते हैं हमसे यही पूछा जाता है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। एक जानिब अगर हम बाय बुक देखते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को देखते हैं, उसके बाद फिर हम इलेक्शन कमीशन की तैयारियों को देखते हैं, ख़त व किताबत को देखते हैं, तो हमें लगता है कि इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब हम जब ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हैं, सियासी जमातों के लोगों से मिलते हैं, मुस्लिम लीग नून के वो लोग जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करना होता है उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत होती है, या पीपल्स पार्टी के लोगों से मुलाकात हुई है या पीटीआई के दोस्तों से मुलाकात हुई है। जब हम इन लोगों से जो कैंडिडेट हैं, जो कंफर्म कैंडिडेट हैं, मतलब बाज़ लोग तो ऐसे हैं ना जो टिकट की अभी उन्होंने जंग लड़नी है पहले मरहले में अपनी पार्टी के अंदर, खा वो नून लीग के हैं या पीटीआई के हैं, उसके बाद उनकी कंफर्मेशन होगी और पता चलेगा। लेकिन जो कंफर्म लोग हैं, जो पहले बड़े मार्जिन से जीत चुके हैं, जो पहले सूबाई वज़रा रह चुके हैं, उनसे जब बात होती है, वो किसी भी जमात के हों, वो सब यही कहते हैं कि भाई अभी इलेक्शन नहीं हो रहे। जिसने इलेक्शन लड़ना होता है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि उसने बजट कैसे मैनेज करना है। बज़ाहिर तो जो पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक बजट है, जो किताब में लिखा है, वो तो बड़ा गिना चुना है। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पे एक सूबे के हलके पे भी बाज़ औक़ात करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लग जाते हैं, और बाज़ औक़ात नेशनल असम्बली के हलके पे भी लग जाते हैं, और बाज़ हलके ऐसे होते हैं कि वहाँ पे इतने पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा ज़रूर इस्तेमाल होता है। वैसे रिवायत तो ज़्यादा पैसे की है, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है। तो लोग ये फरमाते हैं कि हम अभी यही सोच रहे हैं कि अगर हम अभी से अपनी मोबिलाइजेशन शुरू कर दें, लोगों से मिलना शुरू कर दें, अपनी कॉर्नर मीटिंग शुरू कर दें, इससे हमारे अखराजात बढ़ जाएंगे और हमें कोई यकीन ही नहीं है कि इलेक्शन होंगे। लिहाजा हम भी जो लोग जो जर्नलिस्ट हैं, जब हम इन सारे हालात को देखते हैं, मारूजी हालात को, फिर हम इनको स्निफ करने की कोशिश करते हैं, तो हमें भी कहीं से कोई बास नहीं आ रही, कोई खुशबू नहीं आ रही, कोई आस जागती नज़र नहीं आ रही कि इलेक्शन पंजाब के अंदर 30 अप्रैल को होंगे। ये तो मामला है इलेक्शन का। लेकिन साइड बाय साइड बहुत ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म चल रहा है, इमरान खान पहले उन्होंने शिकवा किया कि मुझसे कोई बात नहीं करता, फिर वो ये कहते हैं कि अब मैंने अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट से अलहदा कर लिया है। पाकिस्तान की अगर आप तारीख़ देखें तो पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा गहरा किरदार रहा है। वो सिलसिला ऑनवर्ड शुरू हो जाता है पाकिस्तान बनने से लेके आज तक। अभी इस्टेब्लिशमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम ये कह रही है कि हम न्यूट्रल हैं, हमने ख़ुद को अलहदा कर लिया है, जबकि ये जो सियासी जमातें हैं, ये इनकी कोशिश है कि हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह फिर से इस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद हासिल हो जाए और हम हुकूमत बना लें। इमरान खान की जितनी इस वक्त तक सारी स्ट्रगल रही है, वो पिछले 1 साल से बज़ाहिर लोगों को उन्होंने बताया कि मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो चुका हूँ, लेकिन हकीकत में वो यही चाहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट फिर से मुझे बैसाखियाँ फराहम करे, फिर से मुझे सपोर्ट फराहम करे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है, जनरल बाजवा जो साबिक आर्मी चीफ थे, उन्होंने भी कहा था कि अब ऑनवर्ड हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन्होंने ख़ुद को अलहदा किए रखा है। लेकिन मैंने एक वीलॉग में पहले भी बात की थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं वो आके बात करते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते क्योंकि ये सोसाइटी के रिफ्लेक्शन है, इदारे हैं या जर्नलिज़म है या इवन आपकी क्रिकेट टीम है, ओवरऑल जैसा देश वैसा भेस। बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं देख रहा हूँ, आप ट्विटर पे देख रहे होंगे कि एक नोटिफिकेशन 14 फरवरी को जारी हुआ और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं जब उस नोटिफिकेशन को पढ़ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि हमने सियासत में खुशामदियों का एक पूरा किरदार पढ़ा है, और खुशामदियों से बड़ा कोई लॉबिस्ट नहीं हो सकता, खुशामदियों से बड़ा कोई अपना मकसद निकालने वाला नहीं हो सकता। और इसी तरह हमने कुछ किरदार ऐसे भी देखे हैं कि जिनको हमेशा से खुशामद ले डूबी है। बहुत से लोग हैं जो वज़ीर आज़म के मनसब पे रहे, लेकिन उनके करीब भी वही लोग रहते थे जो उनकी खुशामद करते थे, और वही खुशामद उनको खाम ख्याली में ले जाती थी, और फिर वो ऐसे फ़ैसले करते थे जो उनकी कुर्सी और अपना तख्त गिराने का बाइस बनते थे। ये एक नोटिफिकेशन सामने आता है जी वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी वापडा की तरफ से, और ये नोटिफिकेशन जो है इस पे दस्तखत हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मतीन अहमद मिर्ज़ा साहब के। 14 फरवरी 2023 को ये आया है, और इसका सब्जेक्ट ये है कि पोर्ट्रेट्स फॉर डिस्प्ले टू प्रोजेक्ट्स एंड ऑफिसेज़। इसमें वो कहते हैं जी जहाँ पे दफातर में, वापडा के दफातर में या किसी डिस्प्ले पे
بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر لگائی گئی ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ جو چیئرمین وابڈا ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سجاد غنی صاحب، ان کی فوٹو بھی آویزاں کی جائے۔ اچھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ جہاں بھی چلے جائیں، جو اگر آپ پی ٹی وی چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ، اگر آج کل شہباز شریف کی حکومت ہے تو ایک جانب صدر پاکستان عارف الوی ہوں گے، دوسری جانب شہباز شریف ہوں گے، ساتھ انفارمیشن منسٹر کی فوٹو ہوگی۔ یہ ایک پروٹوکول ہے، ہمارے ہاں چلتا ہے، اور یہ انڈائریکٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خوش آمد کا ہی ایک طریقہ کار ہے ویسے یہ لیکن یہ تو صاحب مطلب بہت آگے نکل گئے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب دنیا اتنی بدل چکی ہے، آپ کس دور میں رہ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین وابڈا کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ حضور ایسے اقدامات نہ کریں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی خود نمائی کا بڑا شوق ہوتا ہے، خود کو پرومیننٹ کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور اسی شوق میں وہ فیصلے جو ان پرنسپل ہونے چاہیے وہ ان پرنسپل نہیں ہوتے، بلکہ وہ ان ڈیزائر ہوتے ہیں، یعنی خواہشات پہ مبنی ہوتے ہیں، اور لوگ اپنا مکھن لگا جاتے ہیں، اپنا معاملہ سیدھا کر جاتے ہیں۔ ایک اور بہت بڑی خبر ہے، جو ابراج گروپ کے بانی ہیں عارف نقوی، انہوں نے برطانیہ بدری سے لے کے برطانیہ کے انخلاء سے لے کے انہوں نے ایک اپیل دائر کی تھی، اور برطانیہ کی عدالت نے ان کی آخری اپیل بھی رد کر دی ہے، اور اب انہیں امریکہ کے حوالے کیا جائے گا۔ اور اگر امریکہ کے حوالے کیا جاتا ہے عارف نقوی کو، تو عارف نقوی پہ منی لانڈرنگ سمیت، فراڈ سمیت 16 کے قریب ان پہ مقدمات ہیں، اور کچھ مقدمات ایسے ہیں، بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ مقدمات میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کا بھی تعلق جڑتا ہے، اور اگر وہاں پہ کارروائی ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی عمران خان بھی اس پہ کہیں نہ کہیں جا کے متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے عارف نقوی کے لیے۔ اس سے پہلے جو کشن تھا برطانیہ میں رہنے کا، اب وہ نہیں رہا، اب وہ امریکی تحویل میں جائیں گے، اور جو قانونی ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 300 سال کے قریب انہیں ان مقدمات میں سزا ہو سکتی ہے۔ سو اس بات کو ذرا سوچنا چاہیے۔ اچھا، ایک تو میں نے آپ کو یہ سجاد غنی صاحب کی کہانی سنائی، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں۔ پاکستان کے بہت پرومیننٹ فیس ہے، ٹیلی ویژن پہ بھی آتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب۔ انہوں نے ایک بات کی کہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ایلیٹ کیپچر ہو چکا ہے۔ یہ بہت آسان ہے کہ آپ اپنی ساری زندگی عہدوں کے لیے، منصب کے لیے سمجھوتا کر لیں، اور سمجھوتا کرنے کے بعد آخر میں آ کے آپ دانشور بن جائیں، اور پھر انقلابی باتیں کرنا شروع کر دیں جو آپ کی پوری زندگی میں آپ کے عمل سے ثابت نہیں ہو پاتی ہیں۔ سو یہ میں آپ سے ضرور گزارش کروں گا کہ حضور آپ اس کا جواب دے دیجئے گا کہ آپ نے یہ انقلابی ہونے سے پہلے دوران سروس یا یہ منصب انجوائے کرتے ہوئے آپ نے کیا وہ انقلابی کام کیے ہیں کہ پاکستان کی جان اس اشرافیہ سے چھوٹ جاتی۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔